नमस्कार दोस्तों। हम वेस्टर्न फिलॉसफी देखने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न फिलॉसफी में हमने अनुभववाद को देखा, अनुभववाद में हमने लॉक और बर्कले को देखा। ह्यूम को खत्म करेंगे आज। ह्यूम क्या कहते हैं? लॉक की अपनी समस्याएं थी। लॉक जस्टिफाई नहीं कर पाया कि अनुभववाद क्या है। समझा तो उसने दिया, जस्टिफाई नहीं कर पाया। बर्कले ईश्वर के मुद्दे के ऊपर आकर ये अटक गया। ये समझा नहीं पाया कि ईश्वर को अनुभववाद से कैसे सिद्ध करेंगे। ह्यूम ह्यूम को कहा जाता है कि ये शुद्ध अनुभववादी है। अ प्योर इंप्रेसिस्ट फिलोसोफर डेविड ह्यूम। ऐसा क्यों? ह्यूम ने सिंपल वो बातें कह दी जो अभी तक कोई कह नहीं पाया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ह्यूम एक ऐसा फिलोसोफर है जो सच्चाई बोलने पर विश्वास करता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। वो कहता है अगर सही है तो मैं सही कहूंगा, चाहे आप मुझे मार दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? जैसे कि देखिए, हमने रैशनलिज्म पढ़ा, बुद्धिवाद हमने पढ़ा। बुद्धिवाद के अंदर कोई भी फिलोसफर ये कभी नहीं कहेगा कि साहब मैं कमजोर हूं, या हमारा जो पंथ है, हमारा जो एक साइकिल है पूरा का पूरा, हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा, हमारा जो कल्ट है पूरा का पूरा, हमारा जो सेक्शन है उसमें कोई कमी है, कोई ये कभी नहीं कहेगा। बुद्धिवाद ने भी नहीं कहा। एम्पिरिसिज्म अनुभववाद, लॉक ने भी नहीं कहा, बर्कले ने भी नहीं कहा, ह्यूम ने कहा। ह्यूम ने कहा अनुभववाद की सीमाएं हैं, अनुभववाद की लिमिटेशंस है। हम अनुभववाद को फॉलो करके कभी भी ऐसी नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते हैं कि हम पूरी दुनिया को जान लें। चूंकि हमारी सेंस ऑर्गन्स लिमिटेड नॉलेज कर सकते हैं, इसलिए हमारी नॉलेज लिमिटेड है। ऐसा कहने वाला शायद ह्यूम पहला फिलोसोफर होगा जिसने क्लियर ये बात कह दी कि मैं जिस ट्रेडिशन को फॉलो करता हूं, मैं जिस फिलॉसफी को फॉलो करता हूं वो इंपेरिसिज्म है। बट मैं ये मानता हूं कि इंपेरिसिज्म से आप कभी भी यूनिवर्सल या कंप्लीट नॉलेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियों से बंधा हुआ रहता है। और जब नॉलेज इंद्रियों से बंधी हुई रहती है तो वो कभी भी यूनिवर्सल नहीं बन सकती। ठीक है, मैं ये मानता हूं इससे मुझे प्योर नॉलेज होती है, ये एक अलग बात है। ये एक अलग बात है कि मुझे से शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध कैसे? जब ऑब्जेक्ट मेरे सेंस ऑर्गन्स के टच में आता है तो मुझे उसका नॉलेज होता है। दैट्स इट। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, या मैं कहूं साक्षात प्रतीति प्रत्यक्षम। जो साक्षात प्रतीत है वही प्रत्यक्ष है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। वो एग्जैक्ट है, एज इट इज है, बात खत्म हो गई। बट इसके आगे क्या? ह्यूम कहता है इसके आगे मैं पता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सेंस ऑर्गन्स की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। और इन लिमिटेशंस का ही कारण है कि मैं ये कभी नहीं कह सकता कि सेंस ऑर्गन्स की मदद से मैं पूरी दुनिया का ज्ञान कर लूंगा। इम्पॉसिबल। तो आगे देखें, डेविड ह्यूम का जो नॉलेज थ्योरी है वो किस तरीके से होता है। ये कहते हैं कि जो नॉलेज है आपका दो तरीके से होता है। हम डायरेक्ट किसी का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट किसी चीज को देखते हैं तो डायरेक्ट हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। लॉक ने कहा था सेंसेशन, सेल्फ सेंसेशन, ऐसे अलग अलग कंसेप्ट लॉक ने दिए थे। सेम कंसेप्ट को ह्यूम ने कहा कि बात ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा नाम दे दूंगा संस्कार। सेंसेशंस ही हैं, संवेदनाएं ही हैं। संवेदनाएं हमें प्राप्त होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और वो संवेदनाएं ही परसेप्शन बन जाती है एक सेकंड के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद। नॉर्मली मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो सिर्फ नहीं देखने भर से देखना नहीं हो जाता। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का सेंसेशन मुझे होता है, सेंसेशन के बाद उसका परसेप्शन होता है। तो स्ट्रॉन्ग कौन? सेंसेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेंसेशन उस ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, सेंसेशन ही उसको जस्टिफाई करता है।
जबकि जो परसेप्शन है वो सेकेंडरी है, वो बाद में आता है। ह्यूम ने कहा दो तरह के ही आइडियाज होते हैं, दो तरह के प्रत्यय होते हैं, जैसा कि लॉक ने कहा था। कैसे? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। कोई भी आइडिया, कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं हो सकता, पहली बात, क्योंकि आइडिया जब आएगा तो उसके पीछे कोई ना कोई सेंसेशन होना चाहिए। जब बच्चा पैदा ही हुआ है तो उसको कौन सा सेंसेशन था जो जन्मजात आइडिया होगा? तो ऐसा आइडिया कभी हो ही नहीं सकता जो जन्मजात हो, पहली बात तो ये। दूसरा, कॉम्प्लेक्स आइडियाज। बिना सिंपल आइडियाज के भी हम इस यूनिवर्स के अंदर जो जड़ प्रत्यय हैं, जिनको आपके बर्कले ने कहा था कि ये गलत है, ह्यूम ने कहा नहीं, उनका निर्माण हो सकता है। हर सेंसेशन जो है वो इंडिविजुअल है, फ्री है, स्पेशल है और एक अणु के रूप में पाया जाता है। यहां पर ह्यूम का जो कंसेप्ट वो कहलाता है साइकोलॉजिकल एटॉमिज्म, क्योंकि इन्होंने जो एटॉमिज्म को डिफाइन किया वो साइकोलॉजी के हिसाब से किया। उन्होंने कहा जो अणु है वो स्वतंत्र है, विशेष है और अपने मन के द्वारा जाने जा सकते हैं। तो इन अणुओं को मन के साथ बांध दिया, मन को अणुओं के साथ बांध दिया। इनडायरेक्टली इन्होंने एक एटम के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया कि वो होता है और वो स्वतंत्र होता है। साइकोलॉजिकल एटॉमिज्म कहने का दूसरा रीजन, एक अणु, एक एटम फ्री एग्जिस्ट करता है, स्वतंत्र उसकी सत्ता है, स्वतंत्र उसका सेंसेशन है। यह बात कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी मानती है। तो साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है उसको अगर एटॉमिज्म से जोड़ा ह्यूम ने तो ये कहलाया साइकोलॉजिकल एटॉमिज्म। अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा या आंसर ढूंढने की। साइकोलॉजिकल एटॉमिज्म या मनोवैज्ञानिक अणुवाद किसका सिद्धांत है? ह्यूम का सिद्धांत है। यहां पर एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि आखिर ह्यूम ने संस्कार, प्रत्यय, सरल प्रत्यय, जटिल प्रत्यय, इतने सारे पार्ट्स क्यों कर दिए? और जब इनको इतना डिफाइन कर रहा है, इतना ज्यादा इनको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइफरकेट कर रहा है, तो ये आइडियाज के बीच में कौन से रिलेशन की बात कर रहा है? तो ह्यूम कहता है आइडियाज के बीच में इंटरनल रिलेशंस पॉसिबल ही नहीं है, ये तो एक्सटर्नल रिलेशंस ही होंगे। आइडियाज के बीच में बाह्य संबंध होते हैं। ठीक, कैसे? प्रत्ययों के बीच में जो संबंध है उसको प्रूफ करने के लिए तीन अलग अलग लॉजिक्स देगा। सादृश्यता का संबंध, सादृश्यता का मतलब जैसा देखा वैसा ही था, या फिर सादृश्यता का मतलब ये एक विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड हो गया। मैंने कहा कि आप देखिए ये कैटरीना कैफ की इमेज देखिए, तो वैसी की वैसी कैटरीना कैफ होनी भी चाहिए। या फिर मैं कहूं जब कैटरीना कैफ की इमेज आपने देखी तो आपके दिमाग में आ गया हाँ यार ये कैसी होगी, आपको रिमेंबर हो गया। चित्र को देखकर रियलिटी को आप अज्यूम कर सकते हैं, है? एक ड्राइंग को देखकर आप रियलिटी को अज्यूम कर सकते हैं। सेकंड, ये कहते हैं कॉजेशन के बिहाफ पर भी आइडियाज के बीच में रिलेशन, आइडियाज के रिलेशन की बात कर रहा है। फिर से कह रहा हूं, सादृश्यता विजिबिलिटी के अंदर इसने क्या कहा, एक इमेज का आइडिया आया और उस इमेज के आइडिया से आपने रियलिटी के आइडिया को जोड़ दिया, ये रिलेशन हो गया। एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। सेकंड, कॉजेशन थ्योरी का रिलेशन, ये कहते हैं यहां पे कंपल्सरी रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं आइडियाज के बीच में एक कॉजेशन थ्योरी तो चलती है। पहले बारिश का आइडिया आएगा या पहले बादल का आइडिया आएगा। आप कहेंगे सर पहले बादल का आइडिया आएगा, बादल का आइडिया आया, फिर बारिश आई, फिर कीचड़ आया, फिर पानी आया, फिर पार्टी हुई, फिर जो भी हुआ, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। इट मीन्स कहीं ना कहीं वर्क एंड कॉज का रिलेशन तो है। थर्ड, देश और काल, स्पेस और टाइम के बीच में एक समीप्यता की बात कर रहे हैं, क्लोज है बहुत ज्यादा। ये दो आइडियाज के अंदर स्पेस और टाइम की जब मैं बात करूं या स्पेस और टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो ये तभी हो सकती है जब स्पेस और टाइम किसी स्पेसिफिक स्पेस और टाइम में वो हो रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि बादल आज हैं और बारिश 10 दिन बाद होगी,
भरी धूप के अंदर नहीं। तो ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल रिलेशन है, बाहरी रिलेशन है। ज्ञान क्या है? ह्यूम कहते हैं ज्ञान को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। इस फिजिकल वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ज्ञान, दूसरा जो आइडियाज के बीच का रिलेशन है उनका ज्ञान। तो ये यात्रा जो है बाहर से अंदर की तरफ चल रही है, ध्यान रखिएगा। वस्तु तथ्य का ज्ञान या जो भी ऑब्जेक्ट है उनका ज्ञान क्या होगा? जो आपकी विज्ञान है, आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है डेली का, आपका जो मेटलिस्टिक लाइफ है, उसके अंदर इन सब का ज्ञान होता है। आइडियाज के बीच का जो रिलेशन है उसकी नॉलेज कहां से होगी? ह्यूम कहते हैं ये एज लाइक मैथ्स और एज लाइक लॉजिक्स का नॉलेज है, जिसमें बाहर कुछ नहीं ढूंढना, ये सब ब्रेन के अंदर चलता रहता है। वस्तु तथ्य का जो ज्ञान है वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की नॉलेज है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर ही वो नॉलेज होगी। ये कंफर्म होंगे, बिल्कुल डाउटफुल नहीं होंगे। जबकि जो आइडियाज के बीच का रिलेशन है उसकी जब मैं नॉलेज करने के लिए निकलूंगा तो ये बुद्धि के जो प्रत्यय हैं, बुद्धि के जो आइडियाज हैं, आपके माइंड के जो आइडियाज हैं, उनको एनालिसिस करने के बाद इसकी नॉलेज होगी। सेम है हालांकि यहां पर भी कि ये ब्रेन के अंदर हो रहा है, माइंड के अंदर हो रहा है और वो माइंड के बाहर हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो आपके सेंस ऑर्गन्स की नॉलेज है वो हमेशा नई होगी, नवीनता होगी उसमें, पुरानी नहीं हो सकती वो। जबकि जो आइडियाज के रिलेशन की नॉलेज है वो हमेशा नई हो ऐसा नहीं होगा, वो पुरानी भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर एक आइडिया हो सकता है पुराना बैक ऑफ माइंड चल रहा हो, एक आइडिया नया हो, मर्ज करेंगे तो हो सकता है पुरानी नॉलेज ही बाहर निकल कर आए। क्रिटिसिज्म, कांट के अनुसार सभी आइडियाज को अनुभव से पैदा नहीं किया जा सकता, कुछ तो ऐसा होगा जो पहले से मस्तिष्क में रहता होगा, जिसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। जो आपके संवेदन है वो बिना संप्रत्यों के या आइडियाज के अंधे हैं, और जो आपके आइडियाज हैं बिना सेंसेशन के शून्य हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके यूपीएससी में। संवेदन बिना संप्रत्यों के अंधे हैं और संप्रत्य बिना संवेदन के शून्य है। ठीक है, तो आपके सेंसेशन और आइडियाज इन दोनों में प्रॉपर रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। कांट कहते हैं कि आपने ये कैसे कह दिया कि आपका जो केवल इंद्रियों से ज्ञान होगा? नहीं, एक ऑब्जेक्ट का सेंसेशन होता है, आपके आइडियाज जो हैं वो उसमें जाते हैं, आइडियाज उसकी नॉलेज निकाल कर लाते हैं। ना कि आप ये कहिए कि आपके सेंस ऑर्गन्स नॉलेज निकाल कर लाते हैं, नहीं, आइडियाज नॉलेज निकाल कर लाते हैं हमेशा। कांट यहां कहना चाहते हैं कि जब इंद्रियों के द्वारा हमें सेंसेशंस होता है, संवेदन होता है, तो ब्रेन जो माइंड है आपका वो उसको मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है, रिलेट करता है, जोड़ता है, तोड़ता है, ये करता है, वो करता है, प्रीवियस नॉलेज लेके आता है, फ्यूचर नॉलेज लेके आता है, प्रेजेंट नॉलेज लेके आता है, रिलेशन की बात करता है, एग्जिस्टेंस की बात करता है, तब जाकर कहता है कि ये नॉलेज है। तो सेंस ऑर्गन्स ने क्या किया? जस्ट इनपुट का काम किया, बट प्रॉपर वर्किंग आपके मन, मस्तिष्क, माइंड ने करी। नेक्स्ट, संशयवाद, स्केप्टिज्म जिसको आप कहते हैं, ह्यूम का संशयवाद। लॉक अनुभववाद पर चला, धीरे 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 रियलिज्म पर पहुंच गया या वस्तुवाद पर पहुंच गया। बर्कले अनुभववाद से चला, धीरे 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 ये प्रत्ययवाद पर पहुंच गया। ह्यूम का अंत स्केप्टिज्म या संशयवाद पे हुआ। ये ध्यान रखिएगा, डिकॉर्ट का जो मेथड ऑफ डाउट है और ह्यूम का जो मेथड ऑफ डाउट है, दोनों में फर्क है। डिकॉर्ट का मेथड ऑफ डाउट जस्ट अ मेथड है, क्या करने के लिए? ए प्योरीफाई नॉलेज फाइंड आउट करने के लिए, असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ह्यूम का स्केप्टिज्म कहता है कि ऐसा ज्ञान जिस पर डाउट ना किया जा सके पॉसिबल नहीं है, बात खत्म। ह्यूम कहते हैं ऐसा कोई भी ज्ञान इस दुनिया में नहीं है जिस पर डाउट ना किया जा सके। ह्यूम कहते हैं देखिए, आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं या फिर जो आपके आइडियाज हैं, ज्ञान इन्हीं से होता है, इतनी सी बात है। लेकिन दूसरी बात कि जो आपके सेंसेशंस हैं, जो आपके आइडियाज हैं, उनके बीच में कंपल्सरी रिलेशन तो है ही नहीं। कंपल्सरी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कल जैसा दिख रहा था वो आज भी वैसा ही दिखे, ये पॉसिबल नहीं है।
या जो कल जैसा था वो आज भी वैसा ही हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि नॉलेज हमेशा डाउटफुल नहीं होती है, या प्रॉपर नॉलेज को हम प्रमा कहते हैं, वो कभी ऐसी नहीं हो सकती जिस पर हम डाउट ना करें। हम हमेशा डाउट करेंगे, क्योंकि नॉलेज कभी भी 100% नहीं हो सकती। अगर 100% हो जाती है तो उसका मेथड यही है कि आइडियाज के बीच में कंपलसरी रिलेशन आप बनाकर भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि साहब ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई, तो ट्रेन आ रही है, मैं ये अज्यूम कर सकता हूं। तो इस आवाज और ट्रेन के बीच में क्या कोई कंपलसरी रिलेशन है क्या? क्या वैसी आवाज कोई ट्रक वाला नहीं लगा सकता? क्या वैसा हॉर्न कोई बाइक वाला नहीं लगा सकता? क्या वैसा हॉर्न कोई और नहीं लगा सकता? क्या कोई बाउंडेशन थोड़ी ही है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या प्रीवियस नॉलेज पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा कि क्या सच में ट्रेन आ रही है? क्या मालूम पड़ा वहां तो साइकिल जा रही थी हॉर्न लगाकर। जस्ट इमेजिनेशन कीजिए इस चीज का। जब आइडियाज के बीच में कोई कंपलसरी रिलेशन नहीं है तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आपकी नॉलेज प्रॉपर नॉलेज है। लॉक का जो अनुभववाद था वो ह्यूम के संशयवाद पे आकर खत्म हुआ, या फिर मैं इसे कहूं अनुभव के द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि संशय पैदा होता है, स्केप्टिज्म पैदा होता है, डाउट पैदा होता है। यदि हम संभाव्य ज्ञान को स्वीकार करें, मतलब पॉसिबल नॉलेज की हम बात करें, तो शायद हमें स्केप्टिज्म से नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम पॉसिबिलिटी को एक्यूरेसी नहीं मानते हैं, पॉसिबिलिटी को हम नॉलेज नहीं मानते हैं, इसलिए ये हमें भोगना पड़ेगा। शास्त्रीय संदेहवाद। शास्त्रीय का मतलब क्या हो गया? इसको आप लिटरेचर से रिलेट कर सकते हैं, इसको आप ट्रेडिशन से रिलेट कर सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से पढ़ें कि जो आपका ट्रेडिशनल स्केप्टिज्म था उसके ऊपर ही क्या कहते हैं। बेसिकली ये कहते हैं कि जो मेरा फिलॉसफी है, जो मेरा स्केप्टिज्म है, वो ट्रेडिशनल जैसा नहीं है जैसा पहले चलता था, कि साहब मैंने तो एक वे ऑफ नॉलेज की तरह इसको स्केप्टिज्म को यूज किया। वो कहते हैं ना, मेरा स्केप्टिज्म क्या है, मैं अपने डेली लाइफ के थॉट्स के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करूंगा। दूसरा, मेरा संदेहवाद जो है या संशयवाद जो है वो बहुत लिबरल है। यह जो ऐसे हैं जो लिबरल नहीं है, मैं उनके अगेंस्ट खड़ा करना चाहता हूं इन्हें। तो और इन सबको मिलाकर ही उन्होंने कहा मैं शास्त्रीय संशयवाद हूं, मैं हूं रियल में। अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल स्केप्टिज्म जो है वो मैं फॉलो करता हूं, ये लोग नहीं करते हैं। मैं यहां के अंधविश्वास को खत्म करना चाहता हूं। जैसे कांट ने कहा ह्यूम के संशयवाद ने मुझे रूढ़िवादी निद्रा से जगा दिया। पहले मैं बहुत रिजिड था, मैं रूढ़िवादी था, जो मान लिया वो मान लिया, मैं उसके अलावा किसी की नहीं सुनता था। लेकिन ह्यूम ने मुझे सिखाया कि भैया किसको मान लिया, आपकी गलत फहमी है। आप जैसे कहते हो ना कि ये प्रॉपर नॉलेज है, ह्यूम कहता है वो नॉलेज नहीं है। और एक क्वेश्चन मार्क और आ जाएगा, 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 ये यात्रा चलती रहेगी। इसको इस तरीके से आप समझिए, मैं ज्ञानी हूं, क्वेश्चन मार्क। फिर आपने कहा नहीं मैंने पीएचडी की है, मैं ज्ञानी हूं, मैंने पीएचडी की है। क्वेश्चन मार्क खत्म नहीं होगा ह्यूम के अनुसार, अब क्वेश्चन मार्क यहां आ जाएगा। अब ये दो हो गए, मैं ज्ञानी हूं, मैंने पीएचडी की है। ह्यूम कहते हैं रियलिटी में जाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बाहर से आप लोगों को कहें कि हाँ मुझे पता है, मुझे नॉलेज है, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं पूछता हूं। बाहर से एक्सटर्नल वे में आप कह सकते हैं, लेकिन इंटरनली जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, शायद कुछ रह गया। नेक्स्ट, या फिर मैं कहूँ लास्ट शायद, ह्यूम का कॉजेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ह्यूम ने क्या कहा कि कॉजेशन थ्योरी जैसा कुछ नहीं होता, बात खत्म। ह्यूम ने कहा कॉजेशन थ्योरी जैसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? ह्यूम कहते हैं कि जिसको आप कॉजेशन थ्योरी कह रहे हैं वो बेसिकली एक संयोग है, या मैं कहूं कि वो बेसिकली एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, कि साहब ए के बाद बी आता है।
एक के बाद दो आता है, क्योंकि हमने सिस्टम इसी तरीके से बनाया है। ह्यूम कहते हैं कि आप मान लीजिए इसको कि आपकी जो वोकैबुलरी जब बन रही थी, शब्दकोश जब बन रहे थे, आपके अक्षरमाला जब बन रही थी, उसमें अगर ऐसा लिखा होता तो कि पहले Z आएगा, फिर X आएगा, फिर Y आएगा, इस तरीके से लिखा जाता, तो शायद आप पढ़ते कि पहले B आता है, उसके बाद A आता है, और आप इसी को याद करते हैं। लेकिन अभी आप इसे याद कर रहे हैं। इट मीन्स ह्यूम कहते हैं कि बेसिकली कॉजेशन थ्योरी जैसा कुछ नहीं होता। कॉजेशन थ्योरी का सिर्फ इतना सा मीनिंग है, ये जस्ट इवेंट्स हैं, अलग अलग इवेंट्स एक टाइम के ऊपर होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। मेरे लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है कि ये इवेंट एक के बाद दूसरा इवेंट होता है, हमेशा नहीं होता, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक के बाद दूसरा इवेंट होता है। ये मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मैंने समझा है। तो उस प्रीवियस नॉलेज को ही मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता हूं कि ये होगा तो इसके बाद ये जरूर होगा। तो जो प्रीवियस इवेंट है उसको मैं कॉज मान लेता हूं, और जो बाद में होने वाला इवेंट है, पोस्ट इवेंट है, उसको मैं वर्क मान लेता हूं। जबकि रियलिटी में ना तो कोई कॉज है, ना ही कोई वर्क है, अकॉर्डिंग टू ह्यूम। ह्यूम कहते हैं आप किसे कॉजेशन थ्योरी कहेंगे? आज बादल आए हैं, बादल के बाद बारिश हो रही है, 100 साल बाद शायद होगा कि पहले बारिश होंगे फिर बादल आएंगे, तो आप किसे कॉज कह रहे हैं? कॉज नहीं है, ये इवेंट्स है। और ये इवेंट्स अलग अलग टाइम पर नहीं हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, इवेंट्स अचानक से एक ही टाइम पर हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा होने पर ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बीज को जमीन में डाल दिया, अब वो बीज जो है धीरे धीरे पौधा बनेगा। मुझे क्या लगता है, वो पौधा जो है वो सिर्फ बीज से निकला है, बीज ही उसका रीजन है, बीज ही उसका कॉज है। ह्यूम कहते हैं नहीं, बीज पेड़ का कॉज है, फिर पेड़ में फिर से बीज उगेंगे, तो पेड़ बीज का कॉज हो गया। ये कॉज वर्क, कॉज वर्क, कॉज वर्क चलता रहता है। बेसिकली देखें तो ना तो कोई कॉज है ना कोई वर्क है, सिर्फ बीज ही क्यों, वहां तो बहुत सारे इवेंट ऐसे हुए जिसके कारण वो पौधा बाहर आया। और अगर ये फिक्स है कि हर बीज को डालने पर पौधा बाहर आएगा, तो हजारों बीज खेतों में डाले जाते हैं, तब जाकर कोई सैकड़ों पौधे बाहर निकलते हैं। तो सारे बीजों से पौधे क्यों नहीं निकले? इट मीन्स ह्यूम ने कॉजेशन थ्योरी की जो मैंडेटरी कंडीशंस है, जो अनिवार्यता है कि अगर ये कॉज है तो ये वर्क होगा, ह्यूम कहते हैं ये गलत है, ये गलत है। तो ह्यूम ने कॉजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, उन्हें खत्म करने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट, या फिर मैं क्या कहूं, लास्ट है क्या, देखते हैं एक बार। 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, चलिए ये भी देख ही लेते हैं, फिर कल आपका क्लास नहीं होगा तो इसको भी देख लेते हैं आज। आत्मा। ह्यूम ने आत्मा के विषय में भी जितने भी प्रचलित व्यवस्थाएं थी, प्रचलित अवधारणाएं थी, खंडन कर दिया। ह्यूम ने कहा कि जिसे हम कंटिन्यू कहते हैं, नित्य कहते हैं, एक कहते हैं, एकता के रूप में देखते हैं, वो कल्पना है। आत्मा क्या है? बेसिकली जो परिवर्तनशील प्रत्यय हैं आपके, चेंजेबल आइडियाज जो हैं आपके, जो कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, उनको क्लब करके जब देखा जाता है तो हम कहते हैं कि ये आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल, हम जब सूरज को देखते हैं तो हमें लगता है कि सूरज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन विज्ञान कहता है कि सूरज भी दिन ब दिन मर रहा है। जब मैं लाइट को देखता हूं तो मुझे लगता है कि लाइट कंटिन्यू मेरे पास आ रही है, लेकिन साइंस कहता है कि एक ट्यूबलाइट जो है 1 सेकंड में 50 बार जलती है, 50 बार बंद होती है, तो लगातार दिखती है। सूरज की रोशनी मुझे लगातार दिखाई देती है, लेकिन वो भी फोटॉन्स के रूप में, अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में आती है मेरे पास। इट मीन्स ऐसी ही आत्मा है। अलग 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 आइडियाज को मिलाकर जब देखा जाता है तो हमें लगता है कि आत्मा कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, अनचेंजेबल है, जबकि ऐसा नहीं है। अनुमान के द्वारा हम आत्मा को परिवर्तनशील प्रत्ययों का संघात मान सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है कि सूरज के कण जो हैं पृथ्वी पर पहुंचते हैं फोटोन के रूप में। ठीक है, चलिए व्यक्तिक अन्यता, ये आप पढ़ के देखिएगा, मैं भी तो देखूं आप कितना पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद हम, कल का छुट्टी है आपका, कल आप पढ़ाई कर लीजिएगा, फिर परसों मिलते हैं। धन्यवाद।